वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हाय, इसमें विद्या भारती बैक टू द चैनल। और हम अभी हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दैट इज द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसका 1 से 2 वीडियो और है, मतलब मैं इसमें आपको ये सारे टॉपिक जो है समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसका पीवाई क्यूज कराऊंगी और ये चैप्टर जो है ये आपका फिनिश हो जाएगा और इसके साथ आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि जनवरी खत्म होने से पहले मैं हिस्ट्री खत्म कर दूंगी और जहां तक मुझे पता है कि मार्च में 7 या 8 को एसएसटी का पेपर है या वो एक्सटेंड कर गया, तो हमारे पास टाइम है प्रॉपर कि हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स मतलब एसएसटी में जो ज्योग्राफी है, इको है और पॉलिटी है, इसको हम लोग आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसको अच्छे से पढ़िए, बुक को पढ़िए, रिवाइज करिए और क्वेश्चन करिए। एटलीस्ट 10 साल के पीवाईक्यूज तो आप सॉल्व करके जाइएगा। नया सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने लागू किया है, आप उस नए सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि क्वेश्चन मार्क्स के कितने आ रहे हैं, 2 मार्क्स के कितने आ रहे हैं, एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी या जो भी चीजें हैं, वो जब तक आप एक बार बनाएंगे नहीं ना, आपको अपकमिंग एग्जाम का आइडिया नहीं होगा। तो इट्स माई पर्सनल सजेशन एज अ टीचर कि आप 10 साल की पीवाई चूज करिए, ठीक है, और साथ साथ जो ऐसे सैंपल पेपर है उसको भी बनाते जाइए। ठीक है, बाकी तो मैं टॉपिक समझा दे रही हूँ और क्वेश्चन भी डिस्कस कर दे रही हूँ। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे पिछले कल वाली क्लास को ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें 7 जो टॉपिक है दैट इज प्रिंट कल्चर टू इंडिया। अब अभी तक हम क्या हुआ रहे थे, प्रिंट कल्चर का जो स्टार्टिंग है चाइना में, जापान में, कोरिया में, फिर यूरोप में जो हांस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार किया, यूरोप में इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब इस प्रिंट कल्चर का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, हमारे यहाँ जब बाहरी देशों का आगमन हुआ तो सबसे पहले वो पोर्तुगीज थे जो भारत आए। ठीक है, सबसे पहले पोर्तुगीज थे जो भारत आए थे। तो सेम प्रिंटिंग प्रेस का जो कल्चर है, प्रिंटिंग का जो कल्चर है वो भारत में इंट्रोड्यूस भी पोर्तुगीज ही करेंगे। ठीक है, और प्रिंटिंग जो प्रेस है, प्रिंटिंग जो कल्चर है वो पोर्तुगीज मिशनरीज लाएंगे। ठीक है, तो और ध्यान रखिएगा, गोवा गोवा पोर्तुगीज का कैपिटल बना था 1510। ठीक है, एडी में इस समय तक गोवा जो है वो पोर्तुगीज का कैपिटल बन चुका था, इसलिए पोर्तुगीज का प्रभाव या इफेक्ट आज भी हम गोवा में देखते हैं। ठीक है, पोर्तुगीज सबसे पहले भारत आए थे और सबसे लास्ट भारत को जोड़ दिया। ठीक है, अब समझिए, पहला जो तमिल बुक प्रिंटेड मटेरियल तमिल लैंग्वेज में जो था वो पब्लिश हुआ था 1579 में। फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड इसके बारे में न्यूज पेपर जर्नल्स ये सब पब्लिकेशन होना, न्यूज पेपर जर्नल जो है वो इंक्रीज हो गया। 90s सेंचुरी में हम देखेंगे कि अचानक से बहुत बड़ी न्यूज पेपर जर्नल जो है वो लोगों के सामने आने लगे, लोग अपने आइडिया को, अपने बातों को छापने लगे, मास कम्युनिटी उसका इस्तेमाल करने लगी। ठीक है, ओके, तो अब इससे है कि प्रिंट एंड द इंडियन सोसाइटी, भारत में प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसमें से एक है रिलीजियस एंड रिफॉर्म डिबेट्स। ठीक है, हम धार्मिक चीजों पे और उसके सुधारों पे डिबेट्स होने लगे। ठीक है, उसमें से एक नाम हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को द स्टार्टर ऑफ द रेनेसांस ऑफ मॉडर्न इंडियन वर्ल्ड बोलते हैं। भारत के जो रेनेसांस स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, उनका आइडिया बहुत मॉडर्न था। ठीक है, बट अगर उनको अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना होगा और अगर हमारे पास मास मीडिया ना हो, न्यूज़पेपर ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े से एरिया में हम उनके आइडिया को एक्सपैंड कर सके, लोगों पे उनका प्रभाव हो सके। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके अपने आइडिया से लोगों को प्रभावित करने का कोशिश किया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सती प्रथा राजा राम मोहन और विलियम बेंटिंग उनके द्वारा, उनके हेल्प से ही 1829 में सती प्रथा जो था बैन हो गया था। ठीक है, तो सती प्रथा क्या था क्या नहीं था ये आज हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो हमें प्रिंट कल्चर के रूप में, प्रिंट मीडिया के रूप में मिल जाते हैं। ठीक है, सो राजा राम मोहन राय ने हेल्प किया। बहुत सारे सोशल इवेंट्स थे, लाइक सती, मैंने आपको बोला, कास्ट सिस्टम जो अभी भी है भारत में, एंड विडो रिमैरिज,
ठीक है, विधवा मैरी की क्या थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, ये बैन था। पर विडो रिमैरेज एक्ट पास हुआ 1856 में बाई विद्यासागर, और उन्होंने विडो मैरिज एक्ट को पास कराने में बहुत हेल्प किया ताकि विधवा पुनर्विवाह करके अपने जीवन को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो इस सब के जरिए हम लोगों तक इस आइडिया को पहुंचा रहे थे कि ये जो है ये समाज की कुछ ईविल से बुराइयां हैं, इनको हटाना है। ओके, अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज। तो देखिए अगर हम भारत में हैं, हम अपने हमारा ज्यादातर जो भाषा होता है हिंदी होता है, पूरी तरीके से पूरा पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोलता, बट अगर हमें अपनी बातों को लोगों तक पहुंचानी है, तो अगर हम यहाँ पे लोगों से फुल अंग्रेजी या इंग्लिश में बात करेंगे तो इट अंडरस्टैंड। इसलिए एक टर्म आ गया है बाई लैंग्वेज, जहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर या जर्नल में या किसी चीज में रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बैन लग जाएंगे। सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश जर्नल्स और इंग्लिश मीडिया जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। उस समय जिस समय ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 के समय, उस समय हमारे भारत में लोग शिक्षित नहीं थे, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम लोग जानते थे, बहुत बहुत कम लोग। तो अगर हम अपना रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है मास कम्युनिटी को वो इंफॉर्मेशन हम पहुंचा ही नहीं पाएंगे। अब ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे, तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया 1878 में। जो न्यूज पेपर थे वो थे केसरी अमृत बाजार पत्रिका। केसरी आपको बताते बाल गंगाधर तिलक द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड अमृत बाजार पत्रिका राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये सब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में के तहत बैन हो गए क्योंकि ये अपने रीजनल लैंग्वेज में छपते। ओके, ये मराठी लोग। ठीक है, फिर प्रिंट एंड द नेशनलिज्म, ये एक टॉपिक है, प्रिंट मीडिया ने नेशनलिज्म को कैसे बढ़ावा दिया। समझिए बाहरी देशों में क्या हो रहा है, लोग अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्रों को यूनाइट कर रहे हैं। जर्मन यूनिफिकेशन हमने पढ़ा, इटली यूनिफिकेशन पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा 1917। ये सारा रिवॉल्यूशन जो हो रहा है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, प्रिंट मीडिया से आ रहा है, बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये हमें मिल रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि जो यूरोपियंस है दे आर नॉट द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग ऑल ऑफ अस। ठीक है, ठीक है, फिर हमें हमें जो है बहुत सारे अलग अलग ऐसे वॉर देखे जहाँ पर ब्रिटिशर्स को हराया गया, तो वो हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाया कि ठीक है हम भी एक साथ मिलकर अपनी कॉमन एनिमी के खिलाफ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने इतिहास को दोबारा लिखा। ठीक है, क्योंकि जो वो इतिहास लिख रहे थे वो उसमें वो अपने आप को सुपीरियर दर्शाइए और हमें इंटीरियर बता रहे थे। तो हमने प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल करके अपने इतिहास को खुद बनाया, लोगों को समझाया। ठीक है, तो हमारे अंदर अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन को लेके, अपनी मिडिवल सिविलाइजेशन को लेके प्राउड फील हुआ, अपने नेशन को लेके प्राउड फील हुआ, हम एकता की भावना में आ गए और धीरे धीरे इस प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर वुमेन एंड द प्रिंट, वुमेन्स का प्रिंट पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वुमेन्स जो थी वो भी लिखने पढ़ने लगी। ठीक है, पहले के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो घर से बाहर नहीं जाती थी, वुमेन एजुकेशन में नॉट अलाउड इन सोसाइटी। ठीक है, और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर जब ये चीजें उनको आसानी से अपने घरों पे मिलने लगी तो वो भी पढ़ना लिखना चालू कर दी। ठीक है, हम दो वुमेन्स का नाम जो है, लीडर का नाम याद करेंगे, राज सुंदरी देवी एंड पंडित रामाबाई। ठीक है, इन दोनों की जिन्होंने बुक्स लिखे थे वो नाम एग्जाम में आए थे। राज सुंदरी देवी ने हमारा जीवन लिखा था। ठीक है, और पंडित रामाबाई ने द हाई क्लास हिंदू वुमेन लिखा था। ठीक है, अब मैं आपको राज सुंदरी देवी के बारे में बताती हूँ, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था। शी वॉज द सेल्फ एजुकेटेड, उसने खुद को स्वयं पढ़ाया, खुद को एजुकेट किया। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर सारी औरतों को उन्होंने मोटिवेट किया कि वो भी शिक्षा को ग्रहण करें। ठीक है, और उन्होंने अपनी ही जेब भी लिखी है अमर जीवन। ठीक है, और एक बंगाली ही पंडित रामाबाई जिन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में बताया कि जो हाई कास्ट की महिलाएं हैं वो कैसे सोशल इनक्वालिटी को फेस कर रही है, घर में किस तरीके से उनको कंजर्वेटिव तरीके से रखा जाता है। ठीक है, उन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट के लिए बात किया और ये लॉयर भी थे।
जो बाद में औरतों के केस केस को लेने लगी और उसके लिए उनके फेवर में लड़ने लगी, ठीक है। तो आप सोचिए उस समय की बात है जिस समय महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं आपको एक और महिला बताऊंगी जो मैं बार बार यूज करती हूँ, सावित्री बाई फुले। सी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर, ठीक है। तो वो हमारी भारत की पहली महिला शिक्षक थी। जस्ट इमेजिन अबाउट हर गट्स कि किस तरीके से वो उस समाज से बाहर निकली जहाँ पे हर जगह हर टाइम उनको रोक रहे थे लोग आगे बढ़ने के लिए, और वो इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थी, डिटरमाइन थी। उन्होंने पढ़ा और न सिर्फ पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया। गर्ल्स बॉयज सबको बराबर शिक्षा दिया। एंड सावित्री बाई फुले वाज बाई वन ऑफ माई इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में हम आपको इनके नाम और इनके बुक्स के नाम आ सकते हैं, ठीक है। फिर प्रिंट एंड द पुअर टेबल। पुअर टेबल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? अगर कोई भी चीज आपको ज्यादा मिल जाए, मैंने कल पढ़ाया था, तो वो चीजें सस्ती हो जाती है, ठीक है। तो किताबें और पन्ने और चीजें इनको सस्ती मिलने लगी। इन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपनी कठिनाइयों के बारे में, अपने एक्सप्लोरेशन के बारे में छापना शुरू कर दिया। लाइक वर्कर्स और पीजेंट्स, ठीक है। इन लोगों ने अपने चीजों के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था कि रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो है स्टार्ट हो गया। वर्कर्स क्लास जो है वो उन्होंने मिल के इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया, और जहाँ पे भी वर्कर्स और पीजेंट अपने अधिकार की भी बात करने लगे, ठीक है, उसको छापने लगे, लोगों तक उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जाने लगी, ठीक है। तो आप समझिए कितना ग्रैंड लेवल पे चेंजेस हो रहा है। ये चेंजेस भारत में साथ साथ वर्ल्ड में भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके 3x2 के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें आंसर्स कैसे करने हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।